हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मुझे उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है समर्थ क्लासेस। उसमें आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का लेक्चर नंबर 5, जिसमें आज हम वीबीटी पढ़ेंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, आज हम पढ़ेंगे वीबीटी। तो हम इस लेक्चर की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी तक नहीं किया हो तो। और अगर आप नए हो तो ज़रूर करें, और उसके साइड में जो बेल आइकन है आएगी सब्सक्राइब करने के बाद, उसे भी दबाना ना भूलें, जिससे हमारे नए लेक्चर्स आपको मिस ना हो। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं कि वीबीटी क्या है। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? ठीक बच्चों, तो हम देखते हैं थोड़ा सा इंट्रो। अब स्टार्ट करते हैं मेन पोस्टुलेट्स से पहले हम देख लेते हैं कि ये एक पॉली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की एक थ्योरी थी। कौन सी थ्योरी? पॉलीज की थ्योरी थी एक, PAULIS, पॉलीज की थ्योरी थी। उसका ये एक्सटेंशन था जो कि आई थी 1931 में। अब इसका जो मेन पोस्टुलेट है वो हम देखेंगे। इन द अप्रोच द बेसिक assumption मेड इज दैट, कि इस थ्योरी में जो अप्रोच है जो हम निकालना चाह रहे हैं उसके लिए हमने जो बेसिक assumption करा है वो क्या है? द बेसिक assumption मेड इज दैट द मेटल लिगेंड एंड मेटल लिगेंड बॉन्ड, ये बॉन्ड है, यहाँ गलती से बी और एंड में अंतर है। तो ये जो बॉन्ड है, तो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड? मेटल लिगेंड बॉन्ड। तो जो मेटल लिगेंड बॉन्ड है arises by the donation of pair of electron by ligands to the metal atom ion। हम शुरू से ही समझते आ रहे हैं कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी वही अजम्पशन किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड है वो डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया है लिगेंड के द्वारा मेटल एटम या आयन को, जब ये बना है। सेकेंड क्या है? इन ऑर्डर टू एकोमोडेट दिस एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स द मेटल आयन मस्ट पोजेसेस रिक्वेस्ट नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल। अगर हम जैसे बात करें कि जैसे आपके घर में, आप किसी घर में रह रहे हो, जब आप आपका जो घर है उसमें मान लो कि 2 कमरे हैं। एक कमरे में आप रहते हो, दूसरे कमरे में आपके मम्मी पापा रहते हैं। जब कोई मेहमान आएगा, जैसे आपके घर में आपकी बुआ ने बोल के आ रही है कि मैं आ रही हूँ 4 दिन के लिए रहने के लिए। अब आपके घर में तो 2 ही कमरे हैं, एक में आप रह रहे हो और जो दूसरा है उसमें आपके मम्मी पापा रह रहे हैं, पेरेंट्स रह रहे हैं। तो फिर क्या होगा? तो आपके पेरेंट्स बोलेंगे कि आप अपनी बुआ के साथ कमरा शेयर करो। ठीक है, उसी तरीके से जो मेटल है उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं लिगेंड से, तो उसमें जो मेटल है उसके पास खाली नंबर ऑफ एक ऑर्बिटल, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। जितने नंबर इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं उतने खाली ऑर्बिटल होना चाहिए, क्योंकि वो रहेंगे कहाँ? और इक्वल एनर्जी के। अब असल में बात करें, अगर आपकी भुआ से आपकी नहीं पटती, आपको भुआ पसंद नहीं, तो आप मम्मी पापा से बोलोगे कि नहीं नहीं मैं भुआ के साथ नहीं रहूंगा। तो फिर क्या होगा? कोई पेरेंट, आपके मम्मी पापा को एडजस्ट करना पड़ेगा।
उसी तरीके से ये बात है। These orbitals are obtained by the hybridization of orbitals of the metal atom to give a set by hybrid orbital of equal energy। तो जिस तरीके से आपने कॉम्प्रोमाइज किया, आपने करा, उसी तरीके से अगर आपने मना कर दिया कि मैं उनके साथ नहीं रहूंगा, तो आपके पेरेंट्स ने कॉम्प्रोमाइज किया, उसी तरीके से जो मेटल्स में ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो मेटल एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, एटम हाइब्रिडाइज्ड होता है, वो इक्वल एनर्जी का ऑर्बिटल खाली करता है, जिस वजह से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो उसमें रह सके। ठीक। With the approach of the ligand, metal bonds are then formed by the overlay of these orbitals with these of ligands। मतलब जो डोनेशन है इलेक्ट्रॉन पेयर का लिगेंड के द्वारा वो एम्प्टी ऑर्बिटल्स में होता है, और वो बॉन्ड तब बॉन्ड बनता है, और वो इक्वल स्ट्रेंथ का होना चाहिए। जब बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आए वो इक्वल स्ट्रेंथ का होता है और डायरेक्शनल नेचर होता है। मतलब आपने पिछले थ्योरी में पढ़ा है, वर्नर्स की थ्योरी में, कि वो ज्योमेट्रिकल होता है बॉन्ड, तो वो डायरेक्शनल होता है नेचर में। इसमें हमने 3 पोस्टुलेट देखे कि जो एजम्पशन मेड किया गया है कि जो लिगेंड है वो एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल्स को देता है, और जो मेटल्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल्स होना चाहिए अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो लेता है लिगेंड से, और जो डोनेशन है इलेक्ट्रॉन्स का लिगेंड्स के द्वारा वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होता है। हाइब्रिडाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं लिगेंड्स से इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में, तो वो होता है, तो उससे बॉन्ड फॉर्म होता है, और वो बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ का होता है और डायरेक्शनल नेचर में होता है। मतलब एक मेटल में जैसे 6 बने तो सब एक जैसे स्ट्रेंथ के होंगे और इक्वल नेचर के होंगे, डायरेक्शनल इन नेचर के होंगे, फिर ज्योमेट्री देंगे। अब अगला लास्ट पॉइंट क्या है? पहली बात आप समझ लीजिए, पैरामैग्नेटिक होते हैं। अच्छे से देखेंगे अपन। पैरामैग्नेटिक जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं उसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पैरामैग्नेटिक को पीएम से शो करता हूं मैं, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जो डायमैग्नेटिक होंगे उसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब हम निकालेंगे कैसे कि पेयर्ड ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। अगर उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक। अब अगला क्या है? ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर एंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रिजल्ट ऑफ D2sp3। D2sp3 या sp3d2, इस पे डिपेंड करता है कि वो ऑक्टाहेड्रल स्क्वायर प्लेनर होगा। जब ये हाइब्रिडाइजेशन होगी तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा, D2sp3 या sp3d2। और अगर वो sp3 है या dsp2 है, sp3 या dsp2 है, तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा। आपको इतनी बात याद करनी पड़ेगी। ठीक। अब आपको हर चीज याद करना, आपको हर चीज याद करने का मैं नहीं बोलता हूं, पर जो चीज मैं याद करने का बोलूंगा वो याद करना पड़ेगा, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 या sp3d2 हो, वो ऑक्टाहेड्रल होगा, और sp2dsp2 हो तो वो स्क्वायर प्लेनर होगा, या फिर sp3 हो तो हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए सेंट्रल मेटल एटम या आयन। अब फ्यू ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, कुछ ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होते हैं, उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है
उनकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d, हाइब्रिडाइज्ड होते हैं वो। अब हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ शेप्ड मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डाटा। एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे हम देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि म्यू इक्वल्स टू 0 मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब उसमें कोई भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रेजेंट है, मतलब उसमें अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। ठीक, ये वीबीटी एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे थी। एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेसिस पे उसका क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो अब यहाँ इसमें म्यू इज इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब नो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फिर हम जब कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आती है एर्गोनेटिन 4s2 3d7, और जब वो कोबाल्ट ऑक्सीडेशन इसमें निकालते हैं तो वो आती है 3, मतलब ये CO कोबाल्ट प्लस 3 आयन है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बच जाती है 3d6। अब जब 3d6 बच जाती है तो हम देखते हैं कि जो d ऑर्बिटल है, ये जो d ऑर्बिटल है 1 2 3 कितने 4 हो गए, ये 5। जब CO+3 की बात करते हैं, CO+3 उसमें बच्चा क्या 3d6, 3d6, तो ये एक, ये एक, 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 ये 4 जो अनपेयर्ड थे आयन में, जब वो बॉन्ड बनाएगा NH3 के साथ, तो ये जो 4 अनपेयर्ड है वो पेयर्ड हो जाएंगे, और ये एक्साइटेड स्टेट में आपको दिख रहा होगा, मैं जूम करता हूँ, ये पेयर हो जाएंगे, और जो 2 ऑर्बिटल डी के खाली हो जाएंगे, और एस का एक खाली था 4s का और p के 3, तो ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी d2sp3। इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट 0 था, इसलिए ये ऐसा हुआ। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। ये है CO कोबाल्ट का है, COF6 है, COF6 3 नेगेटिव। तो इसमें जब इसमें भी कोबाल्ट +3 ऑक्सीडाइज्ड है, तो उसमें जब हम देखते हैं तो ग्राउंड स्टेट में तो ये है, पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों है मैग्नेटिक मोमेंट 0 होने के बाद भी, वो नहीं बता पाई थी ये थ्योरी। पिछले उसमें आपने देखा, पर इसमें अनपेयर्ड उसमें था, सही प्रूफ हो रही थी, पर वीबीटी में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो नहीं हुए, इसका रीजन नहीं देख पाई। वो अगले में sp3d2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया एटम, पर वो हाइब्रिडाइज्ड हो गया sp3d2, पर ये नहीं बता पाई कि क्या बोलते ऐसा क्यों हुआ कि जो पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो पेयर क्यों नहीं हुए। और ये आउटर शेल और इनर शेल ऑर्बिटल आपको समझना चाहिए इसमें, कि आउटर शेल और आउटर शेल ऑर्बिटल वो होते हैं जिसमें जो नए इलेक्ट्रॉन्स आते हैं लिगेंड से, वो इनर डी ऑर्बिटल में भी आए। मतलब जैसे इसमें आप देख रहे हैं कि पेयरिंग नहीं हुई है, पिछले बारे में पेयरिंग हुई थी, और पेयरिंग होने के कारण अंदर का डी ऑर्बिटल खाली था, उसमें इलेक्ट्रॉन्स आए थे, इस वजह से उसमें जो और वो जो कंपाउंड बना था वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स था, और जिसमें पेयरिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स आए वो 4s और 4p और 4d में आए, मतलब जो लास्ट सेल का डी ऑर्बिटल है उसमें आए, तो ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया। आपको कुल मिला के याद रखना है कि इनर ऑर्बिटल वो होता है जिसमें n-d के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाए, और जब n-d के नहीं n-d के ऑर्बिटल में जाता है तो वो आउटर शेल ऑर्बिटल होता है। तो अब हम वीबीटी
देखते हैं कि ड्रॉबैक क्या था। इस वीबीटी का ड्रॉबैक ये था कि वो एजम्पशन पे बेस्ड थी। मेन बात तो ये थी कि उसने एजम्पशन किया, उसने क्लियर नहीं किया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई सम स्पीसीज आर पैरामैग्नेटिक एंड अदर्स आर डायमैग्नेटिक। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। हमने ऊपर ही देखा COFP63 पॉजिटिव का एग्जांपल कि उसमें वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के क्यों था, और वो पैरामैग्नेटिक थी, पर पिछले उसमें कोबाल्ट में वो डायमैग्नेटिक थी। ठीक ठीक है, आपको बात समझ में आ रही? अब it could not explain why some complexes are colored whereas others are colorless। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि कुछ कलर होते हैं और कुछ कलरलेस क्यों होते हैं। और इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड, और वो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के बीच में डिफरेंस भी नहीं कर पाई थी, और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि ऐसा क्यों होता है कि कई इलेक्ट्रॉन्स कई लिगेंड्स पेयरिंग करा देते हैं और कई लिगेंड्स नहीं कराते। आपने दो एग्जांपल में समझ ही लिया होगा। ठीक, जैसे एक एग्जांपल दिया है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो सकती थी पर क्यों नहीं हुई, ये समझ नहीं आया। मैग्नेटिक मूवमेंट दो दिया है पर इसमें पेयरिंग क्यों नहीं हुई, Cl4 ने पेयरिंग क्यों नहीं कराई, लिगेंड के ये समझा नहीं पाए थे। अब आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर जो लास्ट है इसका वो है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हम पढ़ेंगे, वो होगा उसके बाद हमारे चैप्टर का समापन हो जाएगा, और फिर हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, जिसका नाम है हेलो एरीन्स हेलो एल्केन्स। तो वो उसके लिए हम थोड़ा सा बेसिक रिवाइज करेंगे, और इससे पहले आप CFT कंप्लीट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसलिए आप CFT कंप्लीट करना, और मैं आपको कराई दूंगा। उसके बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें उसके साइड में, और हमारे चैनल को अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी क्वेश्चन होता हो कमेंट बॉक्स में पूछें, और अपना इस बुरे समय में, कोरोना काल के समय में अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।